हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी अल्फा सीरीज में एक और बढ़िया सा टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, इसमें सप्लाई फंक्शन किस प्रकार डिराइव होता है। वो भले ही शॉर्ट रन का हो या वो लॉन्ग रन का हो, कैसे वो डिराइव होगा, और साथ साथ इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई फंक्शन और इंडस्ट्री का सप्लाई फंक्शन किस प्रकार डिराइव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सप्लाई फंक्शन, क्योंकि देखिए, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे सप्लाई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यदि अगर सप्लाई फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सिर्फ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट का ही होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से, बढ़िया से। आप नोट कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, एक एक बात को ध्यान से लिखिएगा। और हाँ, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो हम लोग आपको अल्फा सीरीज, जिसमें हम लोग कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी हम लोग फिलहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं, जिसका नाम अल्फा सीरीज है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स माइक्रो के कवर करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप वो लेक्चर सारे देखना चाहते हैं तो सेमिकॉन क्लासेस के ही यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको माइक्रो अल्फा सीरीज के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। और आज वाली क्लास से पहले दो क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन की ही बात करिए। एक क्लास में हमने अजम्पशंस की बात की थी, एक क्लास में हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की थी, और वो दोनों क्लासेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मेरा नाम है समीर चौधरी, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जब भी मैं बात करता हूं सप्लाई फंक्शन की, क्योंकि अभी जो मैंने टॉपिक बात करा दैट इज सप्लाई फंक्शन या सप्लाई कर्व, तो ये दोनों ही बातें जनरली सिमिलर है, और ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स के डिसीजन पे। लेट सपोज मान लो कि हम एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल फर्म, अब ये एक फर्म किस प्रकार सप्लाई डिसीजन लेगी, ये तो बात क्लियर है कि जो सप्लाई फंक्शन होता है, मान लो अगर इस फर्म का सप्लाई फंक्शन है ये Q1, हम इसे स्मॉल से डिनोट करेंगे, स्मॉल q कह देंगे। दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये बात तो कंफर्म है कि प्राइस में और क्वांटिटी में, इंडिविजुअल फर्म क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ये बात तो आप लोग मानते नहीं मानते हो। प्राइस में और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर विल इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस मोर। या फिर डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, इनवर्स के। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती जाएगी, मतलब प्राइस की साइड से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर वो इंक्रीज होता जाएगा। तो व्हाट इज द सप्लाई कर्व और सप्लाई फंक्शन? इट रिप्रेजेंट the decisions of the producer at which the producer decide that how much to produce or sell in the market at a particular price। ठीक है, किसी भी प्राइस पर वो कितना बना के बेचेगा। समझ में आगे मेरी बात आप लोगों को? हाउ मच टू प्रोड्यूस, दिस इज द डिसीजन लेवल, राइट, कि कितना वो प्रोड्यूस करेगा और किस मार्केट प्राइस पर। चलो, ये तो थी जनरल बात किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। लेकिन जब वो प्रोड्यूसर सेलर बनता है, जब एग्जांपल जब वो सेलर वाली कंसेप्ट में आ जाते हैं, तो हम लोग फिर परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, कैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई इंडिविजुअल फर्म सप्लाई करता है। तो ध्यान रखना, हमेशा जो प्राइस कंपेयर किया जाता है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कंपेयर किया जाता है। जो मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, अगर आप ये कहते हो कि सप्लाई फंक्शन है, तो गाइस वो यहां से डिराइव हुआ है। जब आप P इजिकल टू MC करोगे, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगा। इनफैक्ट मोनोपोली वाले केस में आप थोड़े से क्वेश्चंस इसके देखोगे। अभी भी क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करवाऊंगा ये सेशन के बाद में। ठीक है, ये लेक्चर के अगले लेक्चर में बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं, लेकिन मैटर ये करते हैं, देखो मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है।
यहाँ पे किसी भी प्रकार का शॉर्ट रन या लॉन्ग रन दोनों में ये बातें एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि सप्लाई फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट के या प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, तो ये जो प्राइस होता है ना गाइस, इस प्राइस को निकालने का बहुत बड़ा गेम होता है। देखो आप समझना, लेट सपोज मैं कहता हूँ शॉर्ट रन, मैं कहता हूँ शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर कोई चीज प्रोड्यूस करूंगा और मुझे उसका अगर प्राइस डिसाइड करना है, तो मैं अपनी एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कवर करूंगा कम से कम। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर करनी है और कुछ कवर करना ही नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं सप्लाई करना शुरू करूंगा, प्राइस बढ़ने पर मैं सप्लाई और ज्यादा करूंगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ नहीं रहा है, कम है, तो मैं एक कौन सी लिमिट तक अपना कम प्राइस एक्सेप्ट कर पाऊंगा, वो डिपेंड ये करता है कि शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। और अगर शॉर्ट रन है तो यहाँ पे एक वेरिएबल कॉस्ट नाम की चीज है। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे को जो सप्लाई करना है एक मिनिमम प्राइस से बात करनी है। इफ समवन आस्क्ड मी कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस फ्रॉम वेयर यू डिसाइड टू स्टार्ट टू प्रोड्यूस मोर या स्टार्ट टू प्रोड्यूस फॉर व्हाट, क्यों, मार्केट में पहुंचाने के लिए, तो एक मिनिमम प्राइस होता है, वो ध्यान रखना, वो मिनिमम प्राइस मिनिमम ऑफ एवीसी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जरा एक ऐसे समझना मेरी बात को। ये मान लीजिए एक फर्म की क्वांटिटी है, ये उसका प्राइस है, और ये मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, और ये एवीसी था, ये एसी है, ठीक है बेटा। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एसी हो या एवीसी हो, मार्जिनल कॉस्ट कट्स ऑलवेज at minimum of ABC, or you can say that मिनिमम ऑफ एसी। अगर ये शॉर्ट रन है तो एवीसी की बात करेंगे, लॉन्ग रन है जो कि मैं भी अगली बात करूंगा उसमें आप एवरेज कॉस्ट की बात करोगे। तो यहाँ पे ये कट हुआ, देखिए जहां पे कट हुआ, ये मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवीसी, ठीक है, उसको मैं अगर हॉरिजॉन्टली यहाँ बना दूंगा तो दैट इज द मिनिमम प्राइस, ये कम से कम प्राइस है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस कि मैं हमेशा जीरो से शुरुआत करूं, कि हाँ जब मान लो मैं इस पेन की बात कर रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी इस पेन की बेचने के लिए मैंने प्राइस जीरो से शुरुआत करी, नहीं, ये पेन अगर आज 20 रुपए का तो कभी 10 रुपए का रहा होगा। तो मिनिमम एक प्राइस होता है जहां से कमोडिटी के बेचने की शुरुआत होती है, ठीक है, या सेटिंग जो जो हमारा प्राइस सेट किया जाता है उसकी शुरुआत होती है। तो मैं मिनिमम, दिस इज माई मिनिमम क्वांटिटी टू सेल इन द मार्केट इफ द प्राइस इज द मिनिमम, राइट। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, और उसके लिए जो रिलेशनशिप में बात करूंगा, तो दैट इज द रिलेशनशिप जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, दिस इज द रिलेशनशिप। और ये क्या है, ये अपर पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट है। आप क्या सकते हो, पहली बात ये जो मैंने शेड किया है, दिस शेडिंग इज सप्लाई फंक्शन, यस और नो, दिस शेडिंग इज सप्लाई फंक्शन। क्यों, क्योंकि जहां पे इन्होंने कट किया है यहां से शुरुआत होगी। अब बोलो सर व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, नो, ये पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर द सप्लाई। ये एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट शायद कर सकता है कि प्रोडक्शन के टाइमिंग पे, उसके अलावा जब मार्केट की बात आ जाती है, कमोडिटी को बेचने की बात आ जाती है, तो ये वाला पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब ये कह सकते हो, जनरली अगर मैं इसका छोटा सा डायग्राम बताऊं, तो एक पॉइंट ऐसा मान लो यहां से आपका सप्लाई फंक्शन बन गया, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये जो आपका पॉइंट है दैट इज क्यू मिनिमम, दैट इज पी मिनिमम, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आई मेरी बात आपको। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए मैंने इधर बना दिया, so this is the upper portion of the marginal cost, and from where the starting point is what, at starting point the marginal cost cuts the AVC, and the AVC is minimum at that point। समझ में आई मेरी बात, ये जो मैं ओरल बातें बता रहा हूँ ना, इसको लिख लिया करो। मैं रिपीट कर देता हूँ, the supply curve is the upper portion of the marginal cost curve, and the starting point of the marginal cost and the starting point of the supply function is that point where MC cuts the AVC, and the MC is minimum at that point. So at that point we will get our
our minimum quantity that is producer wants to sell from initial level, and we get the minimum price that producer wants to start the prices from this प्राइस, वो इस वाले प्राइस से शुरुआत कर रहा है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो ये आपका इंडिविजुअल फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन है। दिस इज द इंडिविजुअल फर्म शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। जल्दी से इसको नोट करिए पहले, यहां तक फटाफट से इसको नोट करिए। समझ में आ गई होगी मेरी बात आप लोगों को? चलिए अब मैं आपको इसका लॉन्ग रन वाला समझा देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसका आपको जनरली लॉन्ग रन का समझाता हूँ सप्लाई फंक्शन। देखिए फर्क कुछ भी नहीं है लॉन्ग रन में, बस एक एक छोटी सी बात होती है कि लॉन्ग रन के अंदर आपका वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कह सकते हो फॉर लॉन्ग रन इंडिविजुअल फर्म सप्लाई करो, so you can say that कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एक तो ये सिचुएशन हो जाती है फ्रॉम वेयर द क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, वेयर प्राइस हैज द पॉजिटिव रिलेशन विद द क्वांटिटी। और यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि आपका जो एमसी है वो कट करता है मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट पर, एंड यू विल गेट द मिनिमम प्राइस। यानी अगर आप डायग्राम की बात करते हो मेरे से, तो दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस, और ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया। तो जहां इन्होंने कट के एक दूसरे को इनिशियल लेवल पे, ठीक है? तो दिस इज द मिनिमम प्राइस एंड दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी, दैट इज एनी क्वांटिटी। तो ये जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, तो दिस एरिया इज नोन एज द सप्लाई फंक्शन, द लॉन्ग रन इंडिविजुअल फर्म सप्लाई फंक्शन। हाँ या ना? समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? तो पहली बात तो जो मैंने आपको बताया, ये इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा था मैं अभी तक, लेकिन बात इंडिविजुअल फर्म की नहीं होगी, बात होगी एग्रीगेट पूरी मार्केट सप्लाई। अगर कोई पूछता है एग्जाम में कि मार्केट सप्लाई फंक्शन कैसा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट सप्लाई फंक्शन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लॉन्ग रन की ही बात करेंगे। चलो पहले कंसेप्ट समझते हैं। आप एक बार बताओ, मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर आज 10 फर्म है, टुडे वी हैव 10 फर्म्स। अब जब मैं कहता हूँ मार्केट, तो मार्केट का मतलब ये हो जाएगा कि 10 फर्म समेशन 10 के 10 फर्म की क्वांटिटी को ऐड कर लो, ठीक है? 10 के 10 फर्म की क्वांटिटी को ऐड कर लो, और वो एडिशन करने के बाद में अगर हमें पता है कि 10 फर्म है, तो उन सबको ऐड कर दो एंड यू विल गेट द मार्केट सप्लाई फंक्शन। एग्री है ना? उन सब की फर्म, उन सब की सब फर्म्स को ऐड कर लो एंड वी विल गेट द मार्केट सप्लाई फंक्शन, ठीक है? बट अगर हमें पता है कि फर्म्स हैं कितनी, और शॉर्ट रन में पता होता है कि फर्म कितनी होती हैं, बट इन द लॉन्ग रन हमें ये तो पता लग जाता है कि फर्म है कितनी, लेकिन ये फर्म्स में काफी ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। कैसे? आप ऐसा समझना, देखो लॉन्ग रन कहते हैं किसे? लॉन्ग रन उसे कहते हैं कि जब प्राइजेस वो नहीं रहा जो हम मान के चल रहे थे। लॉन्ग रन में हमेशा प्राइजेस में वेरिएशंस आते हैं, और प्राइजेस में वेरिएशंस आते हैं ड्यू टू वन रीजन, दैट इज द डिमांड। एंड नो डाउट सप्लाई साइड फैक्टर्स भी होते हैं, बट डिमांड साइड भी होता है। पहले हम डिमांड की बात करेंगे, उसके बाद सप्लाई होगी। और देखो मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर हाई डिमांड हो गई, कमोडिटी की डिमांड हाई होगी, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो इंटरेस्टेड होंगे टू प्रोड्यूस मोर। अब ये मैटर करता है कि प्रोड्यूसर्स जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो क्या वो उतनी ही इक्वल अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना मार्केट में डिमांड हुआ है, या उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना डिमांड हुआ है, या उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना डिमांड हुआ है? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिचुएशन। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे 3 प्रकार की सिचुएशंस हैं। क्या क्या सिचुएशन? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्ग रन मार्केट सप्लाई फंक्शन की, ठीक है? शॉर्ट रन वाला भी है, वो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। मैं एक बार बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, अब प्लीज इसको वीडियो पॉज करके मैं हट जाता हूँ यहाँ से, ठीक है? वीडियो पॉज करके जब मैं हटा था, अब पूरा बढ़िया से नोट करिएगा। और अब जो हम बात करेंगे वो मार्केट सप्लाई फंक्शन की बात करेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। पहले तो हमने अभी इंडिविजुअल फर्म की बात कर ली, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मार्केट सप्लाई फंक्शन, शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा।
देखिए दैट इज इंडस्ट्री या इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन, ठीक है, दिस इज द हेडिंग। दो सिचुएशन रखेंगे, शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन की बात अब लॉन्ग रन की बात अभी हम लोग करेंगे, वो काफी थोड़ा डिटेल में। शॉर्ट रन वाला देख लेते हैं। देखो शॉर्ट रन में मान लीजिए लेट सपोज वी हैव 10 फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट में हमारे पास में 10 फर्म्स हैं और दीज आर दी आइडेंटिकल फर्म्स, ये आइडेंटिकल फर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व द इंडिविजुअल फर्म सप्लाई फंक्शन। जैसे मैंने बता दिया एग्जांपल, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, और यहां से हमने एक ये बना लिया था इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई फंक्शन, दैट इज मिनिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी, हाँ या ना। और यहां से आपका सप्लाई फंक्शन बन गया सप्लाई फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। एंड हमें पता है कि यहां से आपको मिल गया Q1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, ठीक है, फंक्शन ऑफ P एंड P इज द पॉजिटिवली रिलेट टू द क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम ये कह देते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री सप्लाई की बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो द इंडस्ट्री सप्लाई इज व्हाट, दैट इज कैपिटल Q, राइट। अब देखो अब क्या है, फर्म की सप्लाई हो गई है, सारी फर्म्स को आपने मिला लिया, 10 फर्म थी, 10 फर्म को मिला लिया। कैसे मिलाओगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Q10। और हमने क्या बोला, फर्म्स कैसी हैं, आइडेंटिकल फर्म्स हैं। कैसी फर्म है, आइडेंटिकल। तो आप यहाँ पे क्या सकते हो, दैट इज समेशन ऑफ Qi या Q1 या Qi भी आप कह सकते हो, और वेयर I इज 1 to 10। और इस चीज को आप कह सकते हो, दैट इज सबके सब फ्रॉम आइडेंटिकल फर्म्स है। वी नो दैट के Q1 इक्वल्स टू Q2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू Q10। तो यू कैन से दैट इज 10 into Q1, हाँ या ना। अब सारी फर्म्स का एडिशन कर दो, सम कर दो, 10 फर्म है, और जो आपकी फर्म नंबर 1 प्रोड्यूस कर रही है, सारी की सारी फर्म्स भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगी, राइट, है ना। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन, और विच इज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल फर्म सप्लाई फंक्शन। एक फर्म का सप्लाई फंक्शन निकाल लो, जैसे आपने ये बात कर ली Q1 एक फर्म का। और एक बात ध्यान रखना, इन द शॉर्ट रन प्राइसेस आर जनरल रिमेन सेम। क्यों, अब ये बताओ, 10 मार्केट के अंदर भी 10 फर्म है शॉर्ट रन के अंदर, ये नहीं बदलेंगी। शॉर्ट रन के अंदर, इन द शॉर्ट रन द नंबर ऑफ फर्म्स, द क्वांटिटी ऑफ फर्म्स रिमेन सेम, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, अगर आप बात करते हो मार्केट सप्लाई की, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और देखो यहाँ पे क्वांटिटी जो है आएगी कैपिटल वाली आएगी, ठीक है। मान लीजिए आपकी मिनिमम यहां से आ रही थी, प्राइस तो यही रखोगे आप, प्राइस तो आप यही रखोगे सेम, लेकिन क्या है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका फॉर्म 1 का था, सप्लाई 1, ठीक है, दूसरी का ऐड हो गया, तो अब 2 का ये हो गया 1 प्लस 2, तीसरी का ये हो गया, तो अब ये इसका और ऐड हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। और करते 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 एक आपका फॉर्मल सप्लाई फंक्शन बन जाएगा ये वाला, दैट इज दिस, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई फंक्शन बना। वो सप्लाई फंक्शन क्या है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन, ध्यान रखना, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को या नहीं, ये बताओ मुझे आप लोग पहले। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को, दिस इज हॉरिजॉन्टल समेशन, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल समेशन। तो ये शॉर्ट रन का इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन था, दिस इज द शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन, शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन। क्लियर है, हाँ या ना। जल्दी से नोट करो इसको, और इसके जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट पे semiconclasses.com की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कार्य प्रगति पर है, जैसे कार्य हो जाएगा आपको हम सूचित कर देंगे।
बस आप कांटेक्ट में रहिए, रेगुलर स्टडीज करते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग अब बात करेंगे लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो मैं हट गया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज करके पूरा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग लिखना है मेरे साथ में, दैट इज लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन, या उधर कट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन, ठीक है, या सप्लाई कर्व या सप्लाई फंक्शन। देखो गाइस, लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन से। ठीक है, बनाते हम इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन रहे, लेकिन ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में काफी डिफरेंसेस होते हैं। देखो, जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जो प्राइजेस होते हैं, ठीक है, वो सेम रहते हैं, और क्योंकि फर्म्स आइडेंटिकल होती हैं, और एक फर्म का प्राइस आपने सेट कर लिया मिनिमम प्राइस, वो आइडेंटिकल फर्म है, तो सबके सब फर्म वही सेम एज इट इज रहेंगी, और नंबर ऑफ फर्म यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, सेम। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स वेरी करती हैं। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड की वजह से ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, एंड फिर लोगों को होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आप ऐसा मान के चलो कि मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, और प्राइस क्यों बढ़ा था, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई थी तो प्राइस बढ़ गया था। तो जैसे प्राइस बढ़ा तो उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात तब तक थी जब तक हमारा एक्सिस डिमांड था। ये कब तक था? जब तक हमारे इकोनॉमी के अंदर एक्सिस डिमांड था, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा हो गया था, क्योंकि कमोडिटीज की शॉर्टेज थी, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। बट क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो मोर फर्म्स अट्रैक्टेड, तो आप कह सकते हो न्यू फर्म्स अट्रैक्टेड, न्यू फर्म्स एंटर इन द मार्केट। ठीक है, इन द कंपटीशन, यू नो, एंड एंटर इन द मार्केट। और जब वो न्यू फर्म्स आएंगी तो उससे क्या होगा? उससे आपका क्वांटिटेटिव सप्लाई इंक्रीज होगा टोटल मार्केट का। तो सोचो, जब मार्केट का सप्लाई इंक्रीज होगा, तो जब सप्लाई बढ़ती है, ध्यान रखना, सप्लाई जब बढ़ती है तो फिर यहाँ पे कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम होने लग जाएगा। अब सोचो, आपने कहा था कि प्राइस बढ़ने लगा था तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे प्राइस कम होने लगा। ये कब तक होगा? जब तक आपका प्रॉफिट नॉर्मल ना हो जाए, जब तक आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट पर ना आ जाओ। तो यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ने के बाद में सप्लाई भी बढ़ी है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिमांड बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ा। अच्छा, डिमांड बढ़ते प्राइस बढ़ा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, तो लोग एंटर हुए थे, तो लोगों के एंटर होने की वजह से आपका सप्लाई एक्सपेंड हो गया था। राइट, सप्लाई एक्सपेंड होते आपका प्राइस कम हो गया, वो नॉर्मल प्रॉफिट तक आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि प्रॉफिट कंपटीशन के अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि जो आपका प्रॉफिट रहता है वो जीरो रहता है। अगर किसी भी रीजन से प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आपका वो सुपर नॉर्मलनेस हो जाती है, और लोगों को ये हजम नहीं होती बात, और वो लोग सोचते हैं कि ये मार्केट में प्रॉफिट क्यों है, तो लोग इस मार्केट में एंटर करते हैं, सारा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, जिससे कि वो जो है प्रॉफिट जिस वजह से बढ़ रहा होता है प्राइस, वही प्राइस कम हो जाता है। तो ये आपका लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई फंक्शन का डिस्कशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे चीज मैटर करती है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैटर करती है। अब ये बताओ, मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ से आपकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। देन ये जो सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होने से पहले ये प्रोड्यूसर सोचेगा कि मुझे इस कमोडिटी को ज्यादा बनाना है। तो इस जनरली कमोडिटी की सप्लाई होने से पहले जो इनपुट मार्केट है, अब समझना, एक इनपुट मार्केट होती है, जैसे मार्केट के अंदर जैसा मान लो दिवाली थी, दिवाली के टाइमिंग में, ठीक है, मिठाइयाँ जो है काफी बिकी हैं, ठीक है, मिठाइयाँ बहुत बिकी हैं, राइट। और ऑब्वियसली बात है, प्राइस भी थोड़े से बढ़ गए, और ऑप्शन भी मिल गए, प्राइस भी थोड़े बहुत इंक्रीज हो गए। तो मिठाई की प्राइस बढ़ने से पहले, या फिर मिठाई की मार्केट में उथल उथल पुथल होने से पहले,
जो मिठाई को बनाने में रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, जो इनपुट्स इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे शुगर हो गई एंड अदर कंपोनेंट्स हो गए, जैसे और आसान भाषा में बोलूँ तो खोया हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये जो चीजें थी इनकी मार्केट में पहले उथल पुथल हो गई। समझ में आई मेरी बात आपको, आप लोगों को? इसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी स्केल। अब समझिएगा, अगर मार्केट में, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन हमारी इनपुट मार्केट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। चलो आप पहले इसको इधर यहाँ समझ लो। अगर इफ प्रोड्यूसर वांट्स टू प्रोड्यूस मोर, तो यहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर ये डिमांड इंक्रीज होता है तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो सब क्या सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर कॉस्ट इंक्रीज होता है तो क्या सप्लाई पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा फर्क इसके ऊपर। अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज्यादा रेट पे बढ़ता है और उसको दिखता है कि मैं जिस प्राइस को देखकर अट्रैक्ट हो रहा हूं उसका मुझ पर, उससे मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, अगर ये कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो वो अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो जरूर, या फिर बहुत सारी फर्म्स नहीं आएंगी, कुछ लिमिटेड फर्म्स आएंगी, कुछ लिमिटेड फर्म्स आएंगी। ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी स्केल। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ी जिससे प्राइस बढ़े, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आप कह सकते हो न्यू फर्म्स एंटर हुई, ठीक है, न्यू फर्म्स का जो एंट्री है वो बड़ी एंट्री और हुई, और अगर इसकी वजह से, ध्यान रखना जब हम कहते हैं कि न्यू फर्म की एंट्री हुई, दैट मीन व्हाट, मार्केट एक्सपेंड हुई, आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई। आपकी इकोनॉमी के अंदर जनरली होता क्या है, आप मार्केट एक्सपेंड होने का मतलब मार्केट के अंदर क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई। दो ही तरीके हो सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाने के, या तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वही ज्यादा बना ले, उसे हम कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। क्या कि कोई अगर फर्म है, अगर खुद वो एक्सपेंड कर रही है अपने आप को, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है ना, उसे कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। और एक होता है कि अगर न्यू फर्म्स आ रही है उनकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। समझ में आई मेरी बात? और जब मैं कहता हूँ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो इनपुट प्राइसेस हैं, इनपुट प्राइसेस हैं वो फेवरेबल होंगे, ये इनपुट जो होंगे वो फेवरेबल होंगे या फिर वो कम होंगे। आप सोचोगे सर कैसे कम हो सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल कम हो सकते हैं, बढ़िया तरीके से कम हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टीचिंग वाले एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। टीचिंग वाला, आज से 10 साल पहले ऑनलाइन पढ़ाना, घर बैठे पढ़ना, घर बैठे पढ़ाना आसान था? नहीं, बहुत मुश्किल था। खुद का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था जो लाखों रुपए का बैठता था, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड करी है, जैसे जैसे यहाँ पे और भी लोग आते गए हैं, तो आप देखिए कितना ज्यादा इजी हो गया पढ़ाना, बहुत सस्ता हो गया है। या आप मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लो, जब शुरू में मोबाइल फोन एंटर हुआ था मार्केट के अंदर तो कितने महंगे थे, लेकिन जैसे जैसे न्यू न्यू फर्म्स और आती गई, न्यू फर्म्स और आती गई, तो उन्होंने ड्यू टू द कंपटीशन यहाँ पे जो है कमोडिटी का प्राइस जो है कम करते गए। और आप देखिए मोबाइल फोन के प्राइसेस जैसे जैसे न्यू आता जाता है कम होते जाते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप यहाँ पे ले सकते हो, ऑटोमोबाइल्स का भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो डिमांड बढ़ेगी और जो सप्लाई बढ़ेगी, वो दोनों या तो सेम रेट से इंक्रीज करेगा या सप्लाई ज्यादा इंक्रीज करेगी एज एज कंपेयर टू डिमांड। तो यहाँ पे सब ये अपर स्लोपिंग सप्लाई फंक्शन बनेगा। पहले बताओ यहां तक कि मेरी बात आपको समझ में आ गई, एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल वाली बात। अब इसका मैं कॉरेस्पॉन्डिंग समझाता हूं आपको, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी स्केल, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी समझाऊंगा, ठीक है। नाउ दैट इज एक्सटर्नल
डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इधर क्या होता है, ड्यू टू द कंपटीशन, अगर यहाँ पे क्योंकि देखिए डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़े, जनरली न्यू फर्म्स एंटर हुई। अच्छा, जब मैं न्यू फर्म एंटर की बात कर रहा हूं तो मैं एग्जिस्टिंग फर्म की लेफ्ट होने की बात भी कर सकता हूं, इसके वाइस वर्सा। ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो लेफ्ट हो जाएंगी, इसके वाइस वर्सा की बात कर रहा हूं। न्यू फर्म्स एंटर करेंगी, अब उनके एंटर करने पर अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज करता है तो आपकी जो सप्लाई है वो एज, मतलब जो सप्लाई चेंज है, दैट इज चेंज ऑफ सप्लाई इज लेस देन चेंज ऑफ डिमांड। समझना मेरी बात यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई कम से चेंज हुई है, डिमांड ज्यादा चेंज हुई है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट इंक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्केर्स रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर या स्केर्स रिसोर्सेज, कोई भी चीज उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जो न्यू फर्म्स आ रही थी उनमें से थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई, दैट्स वाई कम सप्लाई हुआ मार्केट के अंदर। तो वो होता हमारा डिसइकोनॉमिक स्केल। समझ में आई है मेरी बात आपको बेसिक तरीके से। अब आप इनके डायग्राम समझना है, काम करिए आप पहले सारा ये जो रफ कर लीजिए। ठीक है, पहले इसको नोट करके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं जरा आपको ये डायग्राम समझाता हूँ, शायद आप डायग्राम से चीजों को समझ जाएं। तीन प्रकार के डायग्राम बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहला डायग्राम बनेगा इधर, दैट इज ये ये क्वांटिटी, ये प्राइस। ठीक है, ये आपका डिमांड, डिमांड वन, ये आपका सप्लाई वन, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। अब ये चीज समझना, अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ी, लेट सपोज इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज हो गई, मैं जरा ये भी रफ कर दूं और ये जनरलाइज फॉर्म में डिस्कशन करता हूं आपसे। मान लीजिए यहां पर आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, थोड़े से इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इस मतलब इस प्राइस पे हाई डिमांड करता हूं तो यहाँ पे शॉर्टेज होगी, क्योंकि सप्लाई ये है और अब देखिएगा दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, मतलब सप्लाई ये है, डिमांड ये है, तो ये क्या होगा आपका शॉर्टेज। जब भी इकोनॉमी के अंदर शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज करते हैं, प्राइस इंक्रीज करेंगे, शॉर्टेज होगी, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सिस डिमांड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, और जो प्राइस बढ़ने लगे कब तक बढ़ेंगे, जब तक आपका न्यू इक्विलिब्रियम ना आ जाए। सो दिस इज, ये आपका P1 था और ये आपका P2 है, तो प्राइस इंक्रीज हुए तो न्यू फर्म्स एंटर इन द मार्केट, कुछ फर्म्स यहाँ पे एंटर करेंगी, न्यू फर्म्स एंटर इन द मार्केट, न्यू फर्म्स एंटर करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जब एंटर करेंगी तो जो इनपुट मार्केट है, रॉ मटेरियल मार्केट है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर न्यू फर्म्स एंटर करेंगी तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, अब मैटर ये करता है कि अब के जो इनपुट मार्केट है, इनपुट मार्केट हमारी सपोर्ट है या नॉन सपोर्ट में है। अगर इनपुट मार्केट में भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज अगर इनपुट प्राइसेस में भी कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इंक्रीज करने पर अगर हम ये देखते हैं कि जो फर्म्स हैं, जो फर्म्स है, या तो अब ये सोच के चलो, या तो ये सोच के चलो कि इनपुट मार्केट के अंदर फर्म का जो जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है वो सेम रहेंगे। इस वाले एग्जांपल में हम लोग सेम मानेंगे, रिमेन सेम। मैं एग्जांपल मान के चलता हूं कि ड्यू टू न्यू फर्म्स, एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स, कॉस्ट ऑफ द इनपुट रिमेन सेम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स रिमेन सेम। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स रिमेन सेम, अगर इनपुट की कॉस्ट सेम है तो आपकी यहां से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। और अगर अगर आप ये देखते हो कि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई है
आप कहते हो जो चेंज इन सप्लाई हुआ है वो एग्जैक्टली चेंज इन डिमांड के बराबर था। जो चेंज इन सप्लाई होगा वो एग्जैक्टली चेंज इन डिमांड के बराबर था। चेंज इन जनरली डिमांड के बराबर था। आप जनरली आप ये मान के चलिएगा इधर, ठीक है, डिमांड के बराबर था। तो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो बढ़ रहा था ना, अब सोचो जब यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, कमोडिटी के प्राइसेस कम होंगे, तो जो प्राइस इंक्रीज हुए थे वो प्राइस कम होंगे, है कि नहीं। जो प्राइस बढ़ रहे थे वो कम होंगे और आपको जो प्रॉफिट होगा वो जीरो हो जाएगा। और वो कहाँ होगा, जब आपका सप्लाई फंक्शन बेसिकली पुराने वाले प्राइस पर आके रुक जाएगा, ठीक है। व्हेन योर सप्लाई फंक्शन जो न्यू सप्लाई फंक्शन वो ऐसे पॉइंट पर आएगा जो आपको पुराना वाला प्राइस बेसिकली बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो न्यू फर्म्स बढ़ी थी वो इस वजह से बढ़ी थी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था, और जो न्यू फर्म्स बढ़ी है उनकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, तो यहाँ पे प्राइस कम होगा। और वो कब तक होगा, जब तक हम पुराने वाले प्राइस पे नहीं आ जाते। तो पहले हम इस वाली इक्विलिब्रियम पे थे, इक्विलिब्रियम नंबर 1। अब हम इस वाले इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम नंबर 2, दोनों को ज्वाइन अगर आप कर दोगे तो ये जो लाइन बनाई है आपने, दैट इज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ये जो होगा आपका, आप इसको चाहो तो और आगे तक बना सकते हो, दैट इज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। और ये किस चीज का केस हो जाएगा, दैट इज द केस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। कांस्टेंट, इट बिकम्स द केस ऑफ कांस्टेंट, अरे यार, कॉस्ट इंडस्ट्री। समझ में आई है मेरी बात आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द इनपुट रिमेन सेम। अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट नहीं बढ़ेंगे तो आपकी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री बन जाएगा। और यहाँ पे जो आपका सप्लाई फंक्शन होगा वो किस प्रकार का होगा, वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा गाइस, दैट इज हॉरिजॉन्टल सप्लाई फंक्शन। ये बताओ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है। दिस इज द डायग्राम नंबर 1। अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे डायग्राम नंबर 2, ठीक है। दैट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। पहले हमने एग्जांपल लिया कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, दूसरे हम लोग लेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। मान लीजिए यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है, ठीक है। वो आपकी क्वांटिटी, ये आपका प्राइस, ये आपका डिमांड फंक्शन आया, ये आपका सप्लाई फंक्शन आया, ठीक है। दैट इज P1, दैट इज Q1। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे डिमांड बढ़ी, ठीक है। हम बोलेंगे कि डिमांड इंक्रीज हुई है, एक्स डिमांड हुआ है, इसकी डिमांड के बढ़ते प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ती प्रॉफिट बढ़ गया, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। न्यू फर्म्स एंटर हुई हैं, ठीक है। अब ये न्यू फर्म जैसे एंटर हुई हैं वैसे हमने देखा है इनके आते ही आपकी कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स इंक्रीज। आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ द इनपुट इंक्रीज इंक्रीज होने लग जाएंगे यहाँ पे। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल। लेट सपोज हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, उनका भी एग्जांपल ले सकते हो, या क्लॉथ इंडस्ट्री। तो ये सब चीजें इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। एजुकेशन इंडस्ट्री, ये सारे एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठते हैं। कॉस्ट ऑफ द इनपुट अगर यहाँ पे इंक्रीज करता है तो ये तो बात कंफर्म है, कॉस्ट ऑफ द इनपुट इंक्रीज करेगा। लेकिन जब न्यू फर्म्स आई थी तो आपकी जो सप्लाई बढ़ेगी ये तो कंफर्म है, लेकिन जो चेंज इन सप्लाई होगी वो लेस देन होगी चेंज ऑफ डिमांड से। बस ये बात ध्यान रखना। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि सप्लाई बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी जरूर, लेकिन या तो ये हो सकता है कि न्यू फर्म आ जाएंगी, बट जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो इतना हाई इनपुट कॉस्ट नहीं पे कर पाएंगी और वो मार्केट छोड़ के जाने लगेंगी। ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि एग्जिस्टिंग फर्म या फिर जो न्यू फर्म ही आ रही थी वो इतनी हाई कॉस्ट ना पे कर पाए, और अगर 10 फर्म आ रही थी तो अब सिर्फ 5 या 6 फर्म्स आएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपका डिमांड यहाँ इंक्रीज हुआ था, ये डिमांड D2, ये डिमांड 1, ठीक है, तो आपका प्राइस ये वाला आ गया था। लेकिन जो सप्लाई इंक्रीज होगा तो सप्लाई जो एक्सपेंड होगा वो डिमांड से कम। देखिए यहाँ पे दोनों का चेंज सेम है,
इसलिए आपका इक्विलिब्रियम सेम आ गया। लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई बढ़ेगा ना, वो मान लो बस इतना सा ही इंक्रीज करेगा, तो आपको न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ मिलेगा। यानी पहला इक्विलिब्रियम आपको यहाँ मिला, दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ मिला, आप इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो दिस इज योर लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का। ठीक है, लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ इनपुट कॉस्ट, इनपुट प्राइसेस, डिमांड ज्यादा चेंज होगी, सप्लाई कम चेंज होगी, तो ये यहाँ पे इंडस्ट्री सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। यहाँ पे यहाँ पे आपका, ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर आपका जो सप्लाई कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। ये जल्दी से आप जो है डायग्राम नोट कर लीजिए फटाफट। अब मुझे थर्ड वाला और बनाना है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ इसका। अब यहाँ पे मुझे थर्ड डायग्राम और बनाना है, जरा वो ध्यान से देखिएगा। अब अगला वाला होगा डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। देखो कैसे, सबसे पहले आपका ये डिमांड फंक्शन बनाऊंगा, हाई डिमांड फंक्शन बढ़ेगा, ये प्राइस, ये आपका डिमांड वन, ये आपका सप्लाई वन, जहां ये इक्विलिब्रियम हुआ दैट इज P1, दैट इज Q1। ठीक है, तो ये आपका डिमांड सप्लाई बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। आपने बोला ये P1 और ये Q1। अब टेक्निकल बात किया है यहाँ पे, जनरली आपने बोला कि सर अगर डिमांड इंक्रीज करेगा तो नो डाउट प्राइस भी बढ़ेगा, तो न्यू फर्म्स एंटर करेंगी, करने दो। ठीक है, न्यू फर्म्स एंटर करेंगी, अगर उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ द इनपुट डिक्रीज होने लगा, क्यों हो सकता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द इनपुट हो सकता है कि वो डिक्रीज होने लगे, कम होने लगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, तो वहां पे वहां पे यही सेम चीज होती है। ठीक है, एज क्वांटिटी जनरली होता है क्या है कि एज क्वांटिटी इंक्रीजेस मोर एंड मोर सप्लाई विल बी हियर। ठीक है, राइट, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इनपुट कॉस्ट आपका कम होता रहेगा, ये चीज आप एजुकेशन में भी आप कह सकते हो। जब से ऑनलाइन टीचिंग आई है, ऑनलाइन टीचिंग इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड कर रही है, न्यू फर्म्स आती जा रही है, यहाँ पे हर एडिशनल जो क्वांटिटी वो चीप होती जा रही है। ठीक है, हर एडिशनल क्वांटिटी जो सेल आउट होगी वो चीप होती जा रही है। ठीक है, तो अभी मान के चल सकते हैं ये इनपुट कॉस्ट कम है, तो जैसे इनपुट कॉस्ट आपका कम होगा, यहाँ पे सप्लाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो चेंज इन सप्लाई है वो ज्यादा होगा चेंज इन डिमांड से। मान लीजिए आपने बोला था कि आपकी डिमांड ये बढ़ी है D1, ठीक है, आपका ये इक्विलिब्रियम था, तो जनरली जो सप्लाई बढ़ेगा वो थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, बढ़ेगा। तो पहला इक्विलिब्रियम ये था, दूसरा इक्विलिब्रियम ये है। अब ज्वाइन कर दो दोनों को। ठीक है, तो दिस इज लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। यहां तक मेरी बात आपको सही में आ गई दोस्तों? तो ये हमने अभी इंडस्ट्री सप्लाई कर्व बनाया था, शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, अभी हमने ये वाला लॉन्ग रन के भी कर लिया। पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो नोट्स है हमारी आपकी प्यारी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। और हाँ गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।